हेलो बच्चों, कैसे हैं। फिज़िक्स में अभी तक हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस जो अपलोड किया गया है उसमें आप देख चुके हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। अब हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ जो ए रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया कि हाउ एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको वेरीफाई किया जाएगा कि कैसे है। और यहाँ से आपको कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने को और समझने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, देखिए होता क्या है कि जब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक, और इस कंडक्टर में के दो एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए I करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V और I करंट फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ ये बताता है कि I विल बी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज़ बताता है, ठीक। तो इसको जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया तो उसमें देखा गया, यह हमारा फर्स्ट केस था। उसमें देखा गया कि अगर मान लीजिए हम वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट से मेजर करते हैं, वोल्टेज, और करंट आई एम्पियर में। तो अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग 2 वोल्ट रखते हैं तो करंट 1 एम्पियर है, ठीक है। यह एम्पियर में है और यह वोल्ट में है 1। और अगर इसको डबल कर दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस को 4, तो यह हो गया 2। और इसको फिर 3 टाइम्स फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू 6 किया गया, तो करंट भी 3 टाइम्स फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू हो गई 3 एम्पियर, ठीक है। यह चीज़ देखा गया। तो हम I इज प्रोपोर्शनल टू V मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वाई I इज प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन हम इससे कंक्लूजन ड्रा कर लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी सीधा रिलेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हुई, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू I। और आपको बताया गया था फिजिक्स में कहीं भी अगर V इसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू में, तो यह I और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यह फर्स्ट केस था, कंडक्टर 1 था, तो हमको मिल गया 1 C1, ठीक। ये हमको रिलेशनशिप मिल गया। अब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, V को हम ले लें Y एक्सिस पे और करंट को X एक्सिस पे। देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि अलग अलग बुक में आप देखेंगे कि कभी V को X एक्सिस पे ले लिया गया, कभी V को Y एक्सिस पे ले लिया गया, यानी V और I को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। उससे घबराने की बात नहीं है। उसका क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ V और I, तो यह आपका जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 था तो करंट भी कुछ नहीं होगा। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मान लीजिए यहाँ है 1, 2 और 3, और यह है 2 और 4 और 6, तो यह आपका V है और यह I है एम्पियर में, ठीक। तो इसका मतलब पहली रीडिंग जो होगी उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका क्या होगा 1,2, X एक्सिस X, Y होते हैं कोऑर्डिनेट, तो 1,2 यहाँ लिख लीजिए चाहे तो 1, 2, 3, और यहाँ
2 4 6। तो यहाँ हो गया हमारा, और एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया। ठीक, ये 3 पॉइंट मिल गए इस प्लेन में हमको। अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह से। इस तरह का ग्राफ बनेगा। और यहाँ ए आ गया। ठीक है, इस तरह। तो अब आप यहाँ नहीं आएगा ए, कुछ कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ। आप इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? C1 इज इक्वल टू V अपॉन आई। एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो इसकी वैल्यू आएगी, आप जब 1 और 2, जब 2 वोल्ट और 1 एम्पियर के लिए ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी V अपॉन आई, तो यानी 2 अपॉन 1। जब वोल्टेज इनिशियल वैल्यू के लिए, ध्यान दीजिए, इनिशियल वैल्यू के लिए जो हमारा C1 है वह V अपॉन आई हो गया 2 अपॉन 1। और फिर दूसरी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? अगेन C1 की वैल्यू क्या आएगी? फिर C1 जब वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया गया तो यह आ गया 4 अपॉन 2। फिर C1 की तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 अपॉन 3। यानी यहाँ क्या हुआ? 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो C1 क्या हो गया? C1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, अभी यूनिट में नहीं जा रहे हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 2। यहाँ तक क्लियर है? अब आप देखिए, अब एक हम दूसरा कंडक्टर ले रहे हैं। ये तो फर्स्ट केस में था, इसके लिए C1 था, और दूसरा केस ले रहे हैं। दूसरे केस में क्या हो रहा है हमारा? यहाँ से यह दूसरे केस में अगर इसको हम ले लें, एक कंडक्टर, ठीक, और इसमें I करंट फ्लो कर रही है और इसके V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है, तब यहाँ पे अगर हम इसको बना रहे हैं तो इसके लिए क्या हो गया कि V इज इक्वल टू IC2। ठीक, और यहाँ पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है इसके अक्रॉस 2 पॉइंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ? अगर मान लीजिए V एंड I, अगर ये ग्राफ हम बनाएं, सॉरी, तो इसकी अगर 2 वोल्ट की वैल्यू है। अब हमको इस कंडक्टर के लिए, यह सेकंड केस था, यहाँ पे अगर 2 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है इसके 2 पॉइंट के अक्रॉस, तो जो करंट है वो 1 एम्पियर नहीं है, वह करंट है हमारी 0.5 एम्पियर। अब अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया गया, यानी 4 वोल्ट कर दिया गया, तो करंट भी डबल हो गई। तो करंट डबल होके कितना हो गया? 1। अब फिर इसको 6 वोल्ट कर दिया गया, तो 2 से 3 टाइम्स 6 हुआ, तो 0.5 से 3 टाइम्स 1.5 हो गया। ठीक है, तो C2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ ग्राफ अगर हम प्लॉट करें इसका, यहाँ पे
तो यहाँ अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे 2 4 6, तो मान लीजिए 2 और 4 और 6, फोर 6 और 2, और यह करंट है एम्पियर। करंट क्या है? 0.5, 1 और 1.5। मान लीजिए यह है हमारा 0.5। अच्छा, इसको अगर एक ग्राफ में हम लोग देखें तो कंपेयर कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा कि एक ही ग्राफ में देखिए। ठीक है, हम ये वाला ग्राफ और ये दोनों ग्राफ एक ही में बनाते हैं। हमारे पास 2 टेबल थे, इसको एक ग्राफ में बनाएंगे तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ देखिए, इसमें यह हमारा सेकंड टेबल था और फर्स्ट टेबल क्या था? फर्स्ट टेबल था कि टू V इज इक्वल टू और I 2 4 6, 2 आ गया 1, तो यह भी 2 और यह 3। यह आपका फर्स्ट था। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए ये है। तो अगर हम ग्राफ अप्लाई बनाएंगे इसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। यहाँ 2 4 और 6, और यह 1 2 और 3, 1 2 3। यह करंट है इन एम्पियर और यह पोटेंशियल डिफरेंस है इन वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। इसके लिए हो गया 1 2 2 4 3 6, और यह है 2 4 6, तो 1 2 यानी ये, और 2 4 यानी यह, और 3 6 यानी यह। तो कुछ यह इस तरह से मिलेगा, इस तरह स्ट्रेट लाइन। और इसका अगर हम बनाएंगे ग्राफ, तो यह हो जाएगा 0.5 इसके बीच में, और यहाँ 1 और फिर 1.5, इतने में ही सिमट जाएगा। तो यह बन गया यहाँ, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ। तो ये कुछ बनेगा इस तरह, मतलब ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन। अगर इस स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो यह इस तरह हो गई। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फर्स्ट था और यह सेकंड। ठीक है, तो इसमें जो हम लिखते थे कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, implies that V is equal to I into C, implies that C is equal to V upon I. V is proportional to I, V is equal to I into C, तो C is equal to V upon I। ठीक है, यह हो गया V is proportional to I, V is equal to IC, C is equal to V upon I। यह हमारा हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या करना है, इसके लिए वैल्यू क्या होगी? फॉर फर्स्ट C1 इज इक्वल टू V upon I, यानी 2/1, 4/2, 6/3,
तो यह हो गया 2 और V2 C2 क्या होगा इसके लिए, C2 इज इक्वल टू V अपान आई, 2 अपान 0.5, 4 अपान 1, 6 अपान 1.5, तो यह हो गया 4। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो C1 है यह इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, यानी C1 एक ऐसी क्वांटिटी है या ऐसा फीचर है या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है या ऐसी प्रॉपर्टी है इस कंडक्टर के लिए जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इसके रिस्पेक्ट में, सेकेंड कंडक्टर के रिस्पेक्ट में करंट को फ्लो करने में कम ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, क्योंकि करंट इसमें 1 है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगाया गया तो करंट 0.5 है। ठीक है, और अगर 4 वोल्ट यहाँ डबल कर दिए तो करंट भी डबल हो गई, यहाँ भी डबल हो रही है, तभी तो V इज प्रोपोर्शनल टू I दोनों केस में। ठीक है, तो यह जो प्रॉपर्टी है C1 और C2, यहाँ देख करके आप ग्राफ से ये बता सकते हैं कि C1 की वैल्यू जो कम आ रही है और C2 की वैल्यू जो ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब कि करंट को अपोज करने की एबिलिटी, जिसमें इसमें देखिए करंट कम इसमें फ्लो कर रहा है, यानी रेसिस्ट हो गया सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बावजूद, उसकी वजह से किसकी वजह से, C2 की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से। यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो कंडक्टर में करंट फ्लो करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन भी ज़्यादा ऑफर होगा यहाँ से। तो एक तरह का यह जो रेसिस्ट करने की एबिलिटी है, इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। इसी प्रॉपर्टी की वजह से रेसिस्टेंस, कंडक्टर रेसिस्टेंस में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए यह तो हमने आपको यहाँ पे बताया 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट लेकर के, लेकिन होगा क्या जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ ये चीज़ समझ में आ गया कि यह जो C1 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू 4 है। C1 C2 है क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। आए कहाँ से, यहाँ से आए, क्योंकि यह प्रैक्टिकली वेरीफाई किया गया, यह ऑब्जर्वेशन कि पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर करंट डिपेंड कर रही है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज कर देंगे तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि ओम ने सबसे पहले वेरीफाई किया था। तो यहाँ से जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इक्वल में कन्वर्ट हुआ तो यह I इंटू C हो गया, और C की वैल्यू क्या होगी, V अपान I। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ 2 कंडक्टर थे, फर्स्ट और सेकेंड, तो हमने फर्स्ट के लिए C1 ले लिया और सेकेंड के लिए C2 ले लिया, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बावजूद हम देख रहे हैं कि C1 और C2 की वैल्यू वेरी कर रही हैं। क्यों वेरी कर रही हैं, क्योंकि इनमें करंट वेरी कर रहा है। एक में फर्स्ट कंडक्टर में जितना करंट फ्लो कर रहा था, सेकेंड कंडक्टर में उसका आधा करंट फ्लो कर रहा है, हैविंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो इसका मतलब इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसके रिस्पेक्ट में डबल हो गई सेकेंड कंडक्टर में C2। इसका मतलब कि इसमें करंट फ्लो करने के लिए रेसिस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से। तो यही जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, दिस इज ड्यू टू द मटेरियल और ड्यू टू द कंडक्टर। तो इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस एक अलग टॉपिक है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ ये समझ लीजिए कि किस तरह एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब यहाँ कुछ बातें और जाननी जरूरी हैं। जब आप लैब में करेंगे तो लैब में इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा, या ऑलमोस्ट स्ट्रेट मिलेगा, लेकिन होगा क्या, वहाँ पे किस तरह का ग्राफ मिलेगा, वहाँ पे जो ग्राफ मिलने वाला है उसका नेचर कुछ यह इस तरह से होगा, आप समझ लीजिए। उसका मिलेगा ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है।
आई आई एक्स एक्सिस पे ले लिए भी, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रीडिंग लेने में हम हो सकता है कुछ गलती कर रहे हों, ठीक है, बहुत माइन्यूट एरर आ रहा हो, लेकिन रीडिंग लेने में कुछ एरर आ रहा हो। दूसरा कि ड्यू टू द एक्यूरेसी ऑफ द डिवाइस, जो एमीटर है, वोल्ट मीटर है, या जो हमारा रेसिस्टेंस है और जो सोर्स है, उसकी इफ़िशियंसी में कुछ, एक्यूरेसी में कुछ प्रॉब्लम है। जो या जो मेजरिंग डिवाइस हमारा है, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मेजर कर रहे हैं, हो सकता है कि हम 2 वोल्ट कर रहे हैं और वह 2.1 वोल्ट बता रहा है, और हम 2 से बढ़ा के 4 कर दिए, वह हो सकता है 3.9 ही हो। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है इंस्ट्रूमेंट की, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? एरर को मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। प्रैक्टिकल की थ्योरी है, अगर आपका ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगा तो जो एरर है एक्सपेरिमेंट में वह मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि आप एवरेज वैल्यू लेंगे और जितना बड़ा सैम्पल साइज होगा उतना एक्यूरेट होगा। तो यहाँ ही होता है। अच्छा, ऐसे भी आपको मिल सकते हैं कि आई और वी का ग्राफ जब आप ड्रा करेंगे, कुछ कंडक्टर नहीं बल्कि कह लीजिए कि कुछ डिवाइस से या किसी मटेरियल से, तो ग्राफ कुछ कुछ हमारा इस तरह का भी बन सकता है, ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन था, इसके लिए तो हम कह सकते थे कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। आई जब इंक्रीज कर रहा है, आई इंक्रीज करता है, देखिए आई इधर इंक्रीज कर रहा है तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे जो आई की वैल्यू है और यहाँ पे जो आई की वैल्यू है, दोनों मान लीजिए यह I1 है और यह I2 है, और यहाँ पे क्या होगा? V1 है, और यहाँ पे क्या होगा? V2 है, ठीक है। तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया तो करंट भी इंक्रीज कर गए, V2 पे I2 करंट मिलने लगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है? कम पोटेंशियल डिफरेंस के बावजूद करंट इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इसका मतलब इस केस में हम कह सकते हैं कि I इज नॉट प्रोपोर्शनल टू V। ये गलत होगा, यहाँ के लिए सही है, इसके लिए, लेकिन इसके लिए नॉट प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। यहाँ इस चीज़ ध्यान रखिए कि I इज प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज नॉट प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ ये हो गया, ये बात समझ में आ रही है इन दोनों से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओम्स लॉ क्या बताता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऐसे मटेरियल या ऐसे डिवाइस ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं ओमिक डिवाइस या ओमिक मटेरियल। और ये मटेरियल जो करंट फ्लो कराया जा रहा था यह नॉन ओमिक था, नॉन ओमिक। तो ओमिक जनरली कंडक्टर्स हैं, मेटल्स जितने हैं वह ओमिक होते हैं बेसिकली, और कंडक्टर जो है, ठीक है। नॉन ओमिक में हो गए आपके सेमीकंडक्टर्स, और मेटल्स में जो ओमिक में है वो कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, वो सब ओमिक मटेरियल्स हैं, या कंडक्टर जितने हैं वो भी हैं, ठीक है। और नॉन ओमिक का मतलब कि सेमीकंडक्टर हैं, वो जैसे आपका LED है, ठीक है, वह नॉन ओमिक है, डिवाइस है। LED जो है नॉन ओमिक डिवाइस है, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो 40 वाट 100 वाट का बल्ब होता है वो ओमिक डिवाइस है। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो बल्ब की ग्लो भी ज़्यादा करने लगेगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि I और V के लिए कि कभी X एक्सिस पे होता है I, कभी Y एक्सिस पे। तो इसको समझ लीजिए, इसका क्या मतलब होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख रहे थे, आपके सामने मान लीजिए ऐसा 2 ग्राफ है और दोनों में ठीक है, यहाँ पे V और यहाँ I,
और यहाँ पे I और यहाँ V। दोनों में क्या डिफरेंस है? केवल डिफरेंस है कि यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट को वर्टिकल एक्सिस पे, और यहाँ उसका रिवर्स है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब अगर मान लीजिए ये ग्राफ ए है, ठीक है, तो इस ग्राफ में हमको स्लोप क्या बताएगा? ये लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी या इंक्लिनेशन क्या होगा? क्योंकि स्लोप थोड़ा अलग टर्म है और इंक्लिनेशन अलग है। जो एंगल है उसको हम लोग इंक्लिनेशन बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज इंक्लिनेशन। डेफिनेशन यही है कि इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या है? द एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। और आप लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री या तो पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ाया जाएगा। इसमें मान लीजिए यह एंगल है थीटा, सपोज करिए, ठीक है, और यह एंगल है मान लीजिए अल्फा। तो इसका इंक्लिनेशन है थीटा और इस लाइन का इंक्लिनेशन है अल्फा, ठीक। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा tan थीटा और इसका स्लोप क्या होगा? tan अल्फा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा होता है, आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए इस ग्राफ के किसी पॉइंट से यहाँ, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इतना, यह और ये। तो यह आपका मान लीजिए यह V था और इतना I था, ठीक। तो tan थीटा हो गया V अपॉन I, करेक्ट। और आपको पता था कि V इज इक्वल टू I इंटू C। अगर ओम्स लॉ की बात करिए तो I इंटू R। तो यहाँ से V अपॉन I इज इक्वल टू R, रेसिस्टेंस, ये था। यानी यह स्लोप जो है वो रेसिस्टेंस बता दिया। ध्यान दीजिए, इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस हो गया, इसका स्लोप। अब इसका स्लोप क्या होगा? यहाँ भी टेंजेंट ड्रा करिए, tan अल्फा। तो यह tan अल्फा क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक V और यहाँ से यहाँ तक I। तो यह हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस I अपॉन V। तो V अपॉन I आपका यहाँ पे R था, तो I अपॉन V क्या होगा? इज इक्वल टू 1 अपॉन V अपॉन I। यह लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये लिखा जा सकता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन R। तो इसका स्लोप रेसिस्टेंस बता रहा है और इसका स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस बता रहा है, 1 अपॉन R। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम में ऐसा ग्राफ दे दिया और आपसे बोल रहा है कि जिस कंडक्टर के लिए VI ग्राफ है उसका रेसिस्टेंस बताइए, तब आप क्या करेंगे? तब आप V अपॉन I करना होगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। I अपॉन V कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ ये ध्यान रखना। बाकी एक्सिस आप किसी भी तरह कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे सपोज आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस VI ग्राफ को देख करके आप जो कंडक्टर है या जो करंट पास कर रहा है जिस डिवाइस से, उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह I है और यह V है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि इसमें यह 1 है और यह 2 है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि यह जो VI ग्राफ है, आप बताइए कौन सा इसमें फर्स्ट और सेकंड दो ग्राफ हैं,
तो कौन सा ग्राफ कॉपर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा ग्राफ आयरन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, या कौन सा सिल्वर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा आयरन। सिल्वर और आयरन कौन सा, फर्स्ट और सेकंड में। तो आपको पता है कि सिल्वर और आयरन में सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। तो बेस्ट कंडक्टर कब होगा, जब वह करंट के फ्लो करने को कम से कम अपोज करेगा। तो कम से कम अपोज करने का मतलब कि ये जो कांस्टेंट आ रहा था वो कांस्टेंट ही तो अपोज कर रहा था, रेसिस्ट कर रहा था, उसकी वैल्यू कम थी। तो कांस्टेंट की वैल्यू किस में कम आएगी, इसमें। तो ये आपका सिल्वर के लिए हो गया, ठीक है। और यह आयरन के लिए हो जाएगा क्योंकि यह सिल्वर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, ठीक है। तो सिल्वर और आयरन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन बैड कंडक्टर है कौन गुड कंडक्टर है। जो बैड कंडक्टर है वे कम रेसिस्ट करेंगे। तो कम रेसिस्ट कम करेगा जब इसका मान लीजिए यह θ1 है और यह θ2 है। तो tan θ1 क्या होगा, tan θ1 होगा जो है यह V/I1 और tan θ2 क्या होगा V/I2। तो इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, V/I2 इज ग्रेटर देन V/I1 क्योंकि tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, ठीक है। और स्लोप क्या बताता है, ये आप स्लोप निकाल रहे हैं। V/I क्या है, V/I ही तो रेसिस्टेंस है। तो इसका मतलब कि R2 इज ग्रेटर देन R1। तो R2 यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा है, रेसिस्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा है। तो कौन ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, आयरन। तो इसका मतलब 2 इज फॉर आयरन एंड 1 इज फॉर सिल्वर। तो ये है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। बाकी हम लोग कुछ और रेसिस्टेंस के बारे में डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।